छात्रों, कक्षा 11 में वर्तमान समय में जो परिवर्तन हुए हैं, हिंदी विषय को लेकर जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ है, जो एग्जाम पैटर्न में परिवर्तन हुआ है, उन सभी के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आप सभी जानते हैं कि कक्षा 11 में 3 पुस्तकों का आपको अध्ययन करना होता है। सबसे पहले है आरोह भाग 1, दूसरी है वितान जो आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक है, और तीसरी है अभिव्यक्ति माध्यम। ये पुस्तक ऐसी है जो कक्षा 11 और 12 दोनों में जिसका अध्ययन करना होगा। इसमें कुछ अध्याय हैं जो कक्षा 11 में आपको अध्ययन करने होंगे और कुछ कक्षा 12 में जाकर अध्ययन करने होंगे। आपको हिंदी विषय का विस्तृत ज्ञान हो सके, हिंदी साहित्य की समझ हो सके, आप उसको समझने के उपरांत अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर गेन कर सकें, इसलिए इस वीडियो को बनाना बहुत ही आवश्यक मैंने महसूस किया कि आप अपने एग्जाम पैटर्न को समझ सके कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आप किस प्रकार के पैटर्न के आधार पर अपने मार्क्स गेन करेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न को लेकर इस वीडियो में मैं रविकांत प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए आरंभ करते हैं हम कक्षा 11 में किस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न होगा हिंदी विषय का। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपका विषय है हिंदी, उसका कोड है 302। 2023-24 के लिए एग्जाम पैटर्न जो निर्धारित किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, मैं उसी पर आपके साथ चर्चा करूंगा। सीबीएसई बोर्ड का क्या एग्जाम पैटर्न होगा, किस प्रकार से नंबर डिवाइड होते हैं, कहां से आपको कितने कितने नंबरों का क्वेश्चन आता है, इन सब पर मैं विस्तृत रूप से आपसे चर्चा करूंगा। पूरे प्रश्न पत्र में 2 खंडों में प्रश्न पत्र डिवाइड होता है, अ और ब। अ प्रश्न पत्र में 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, जिनको हम एमसीक्यू में भी डिवाइड करके रखते हैं कि एमसीक्यू ही आते हैं, वरना फिल इन द ब्लैंक्स भी आप वस्तुप्रक में लाते हैं, परंतु यहाँ पर क्वेश्चन में एमसीक्यू ही आते हैं, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आते हैं। जो 40 में से आपको पूरे 40 क्वेश्चनों का जवाब देना है, जो 40 अंक के ही निर्धारित होते हैं। दूसरा खंड ब होता है वर्णात्मक, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, उसमें आंतरिक विकल्प दिए गए हैं कि आप 3 में से 2 क्वेश्चनों का आंसर कीजिएगा या 4 में से 3 क्वेश्चनों का आंसर कीजिएगा। जो इसके जो कंप्लीट आपको नंबर मिलते हैं अधिकतम वो 100 होते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है और 3 घंटे इसके लिए निर्धारित होते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं, जो 15 नंबर में आपका पोर्शन आता है, वो है अपठित बोध का। अपठित बोध के अंतर्गत 10 नंबर डिवाइड होते हैं अपठित गद्यांश के। आपके पास एक गद्यांश आएगा जो अधिकतम 300 शब्दों का होगा और उसमें से आपको 10 प्रश्नों का आंसर देना होगा जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे। किस प्रकार का हुआ होगा आप देख सकते हैं कि एक गद्यांश आपको दिया होगा, इस गद्यांश के अध्ययन के पश्चात आप उससे संबंधित जो 10 प्रश्न आपको दिए गए होंगे एक एक नंबर के, उनका उचित विकल्प आपको चुनना है। जैसे यदि इस गद्यांश का विकल्प चुनना हो कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो इसका विकल्प आप अध्ययन करने के पश्चात देखेंगे कि तिलक का जीवन परिचय इसका शीर्षक होगा या स्वतंत्रता आंदोलन में तिलक का योगदान, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आप सबसे पहले एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखिए कि शीर्षक कोई एक दें। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन तो अपने आप कट जाएंगे। अब आपको इन दोनों में से जो महत्वपूर्ण लगे या जो लग रहा हो कि जो होगा, इसमें आप यदि अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन बी सही होगा। तो आपको इस प्रकार प्रश्न का एक ही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन आता है, तिलक की राष्ट्रीयता की भावना किस रूप में प्रतिफलित हुई? स्वराज की मांग के रूप में, पाकिस्तान की मांग के रूप में, इंग्लैंड की मांग के रूप में। तो आप देखेंगे कि सब तिलक जी ने क्या पाकिस्तान थोड़ी मांगा, ना इंग्लैंड मांगा, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। सभी हो नहीं सकते, ये गलत हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बचा क, स्वराज की मांग के रूप में। इस प्रकार आपको इससे संबंधित 10 के 10 प्रश्नों का इस प्रकार आंसर करना है, उसको लिखना है। तो इस प्रकार गद्यांश के आधार पर आपको 10 प्रश्न और 10 अंक का मिलेगा। उसके बाद आता है अपठित पद्यांश, जो 5 बहुविकल्पात्मक प्रश्न आपके पास होंगे, और वो जो पद्यांश होंगे वो 150 शब्दों में होंगे। मतलब या तो पूरी कविता हो सकती है यदि छोटी हुई, या फिर कविता की कुछ पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत हो सकती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कविता आपके सामने प्रस्तुत है, अपठित मतलब आपके पाठ्यक्रम में वो सम्मिलित नहीं है, कोई भी कविता हो सकती है। उसके भाव और अर्थों को समझकर आप इसके आंसर को करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, कवि ने बाधाओं को दूर करने हेतु क्या बनने को कहा है? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि देवता, कालजी, दीपक, जहरीला नाग,
इसका आंसर तो आप तभी कर पाओगे जब सभी पंक्तियों के अर्थ और भाव और शब्दों को आप समझ पाओगे। तो यहाँ पर एक लाइन में सीधे सीधे हमें समझ में आ रहा है कि कालजयी बन उसे दलोरे, तो क्या बनने को कहा है, कालजयी बनने को कहा है। तो उत्तर आपका ख बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार आपको 5 के 5 क्वेश्चनों के आंसर पंक्तियों के माध्यम से देने हैं। तो इस प्रकार 15 नंबर का ये जो पोर्शन आता है अपठित बोध, जिसको आपने पढ़ा हुआ नहीं होता है, आपके पाठ्यक्रम में ये चीजें नहीं होती हैं, बस आपको उनके अर्थ और भावों को समझकर आंसर करने होते हैं। आपकी बोधात्मक शक्ति इससे विकसित होती है। इसके बाद जो पोर्शन आता है वो है आपका पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से। 5 बहुविकल्पात्मक प्रश्न आते हैं इकाई फर्स्ट की पाठ संख्या 1 तथा 2 पर आधारित। देखिएगा, ये आपकी विषय क्रम है। इसमें बोला है कि इकाई फर्स्ट के पाठ संख्या 1 और 2, सिर्फ 1 और 2 जो कक्षा 11 के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद ये तीनों चैप्टर है वो कक्षा 12 के लिए हैं, इनका अध्ययन नहीं करना है। और जो बाकी कक्षा 11 के लिए और चैप्टर आएंगे उनका अध्ययन भी एमसीक्यू के लिए नहीं करना है। एमसीक्यू सिर्फ इन 2 चैप्टर से आएंगे, तो हमें एमसीक्यू की तैयारी सिर्फ 2 चैप्टर से करनी है। तो हम बाकी अध्यायों पर एमसीक्यूज की तैयारी नहीं भी करेंगे तो काम चलेगा, क्योंकि सिर्फ 2 चैप्टर ही ऐसे हैं जिनसे आपके एमसीक्यूज आएंगे। तो हम 2 का ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमें स्कोर गेन करना है, अपनी परसेंटेज बढ़ानी है। आप अपनी नॉलेज के लिए, अपने ज्ञान के लिए बाकी अध्ययन कर सकते हैं, परंतु पाठ्यक्रम में जो एग्जाम पैटर्न है उसमें सिर्फ इन 2 चैप्टरों से ही क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो अगला पोर्शन बनता है वो होता है आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 से। इसमें 10 क्वेश्चनों का आपका आएगा। 5 नंबर में तो काव्यांश आएगा और 5 नंबर में आपका गद्यांश। दोनों से बहुविकल्पीय प्रश्न ही आएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि आपका जो सबसे पहले क्या आएगा, काव्यांश आएगा, 5 नंबर पर आधारित होगा। तो जो काव्य खंड है इसमें आपके जितने भी चैप्टर दिए गए हैं, ये टोटल 8 चैप्टर आपको दिए गए हैं। अंत में एक बात आपको और बता दूं कि इस समय वर्तमान समय में जो एनसीईआरटी के द्वारा चैप्टर्स हटा दिए गए हैं या पद हटा दिए गए हैं कवियों के, वो कौन से पद हैं ये आपको वीडियो के अंत में मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा, पिछले वर्ष बुक में क्या था और इस वर्ष क्या लाया गया है, क्या बदलाव किया गया है। तो अपेक्षा करूंगा आप अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि काव्य खंड से आपको एक पद्यांश मिलेगा जिस पर आपको 5 प्रश्नों के आंसर देने होंगे। तो पद्यांश किस प्रकार से आ सकता है, आप देख रहे हैं, हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता। तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ पंक्तियां आई हैं, अक्क महादेवी जी की कविता है आपके पाठ्यक्रम में, उससे ये पंक्तियां हैं। तो आपको इस पद्यांश की कवित्री का नाम जो मैंने अभी बताया, अक्क महादेवी जी की ये पंक्तियां हैं। तो आपको प्रत्येक कविता को ध्यान से समझना है, उसके अर्थों को, उसके भावों को, किस कवि या कवियत्री ने उसकी रचना की है, उन सबको जानते हुए आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। 5 प्रश्न आएंगे किसी भी पद्यांश पर। उसके बाद अब एक गद्यांश आएगा पठित, जो आपका गद्य खंड है। गद्य खंड में भी आपके 8 चैप्टर हैं। इन 8 के 8 चैप्टर से किसी भी अध्याय से किसी भी गद्यांश को लिया जा सकता है। उस गद्यांश पर आधारित आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 5 प्रश्नों का आपको आंसर करना होगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये गद्यांश आपके सामने आया है। ये गद्यांश आपके पाठ्यक्रम में गलता लोहा एक चैप्टर है उससे लिया गया है। तो यहाँ पर पूरे गद्यांश को पढ़ने के पश्चात आप इन प्रश्नों का आंसर देंगे। जैसे एक प्रश्न आया है, जुबान की चाबुक से क्या आशय है, व्यंग वचन, प्रेम वचन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप जब गद्यांश को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो जान पाएंगे कि ऑप्शन क इसमें बिल्कुल सही है, व्यंग किया गया है जुबान की चाबुक बोलकर। तो इसी प्रकार जो अन्य क्वेश्चन आएंगे, टोटल 5 क्वेश्चन आपके आने हैं, एक एक नंबर का एक होगा, उसका आप आंसर कर सकते हो। परंतु ये करने में आप तभी सक्षम होंगे जब आप 8 के 8 अध्यायों का विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकेंगे। अध्ययन करने के पश्चात उसको समझ सकेंगे, उसके उद्देश्य को समझ सकेंगे, उसके भावों को समझ सकेंगे, तब जाकर कहीं आप इन 5 नंबर को गेन कर पाओगे। तो टोटल 10 नंबर का ये आपका आरोह पुस्तक से बहुविकल्प आते हैं। उसके बाद जो आपकी पाठ्य पुस्तक है विधान, उससे 10 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप आने हैं। उसमें जितने चैप्टर हैं, आपके 4 चैप्टर विधान में दिए गए हैं।
यहाँ पर भारतीय कलाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, राजस्थान की रजत बूंदी, आलो आंधारी और भारतीय कलाएं। इन 4 चैप्टरों से आपके 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। इन 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को निकालने के लिए आपको प्रत्येक चैप्टर से कम 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को पढ़ना होगा, निकालना होगा, तब जाकर आप कहीं इन 10 नंबरों को गेन कर सकते हो। तो विस्तृत अध्ययन करना होगा आपको विधान के सभी अध्यायों का भी, तभी आप इन नंबरों को गेन कर सकते हो। इस प्रकार आप देख रहे हो यहाँ पर कि 15 नंबर आपको अपठित बोध से, 5 नंबर आपके अभिव्यक्ति माध्यम से, 10 नंबर आपके आरोह से और 10 आपके वितान से। टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक सही विकल्प को चुनना होगा और वो दे दिया जाएगा आपको 1 नंबर। इस प्रकार आपको 40 नंबर प्राप्त हो सकते हैं विस्तृत अध्ययन के पश्चात। तो ये वो पोर्शन था जो वस्तुपरक था, ऑब्जेक्टिव टाइप था। दूसरा खंड आता है वर्णात्मक प्रश्न आएंगे, जिसमें सब्जेक्टिव टाइप आएंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप आपको लिखना होगा। सबसे पहले आता है अभिव्यक्ति और माध्यम से। अभिव्यक्ति माध्यम की पुस्तक से आपको सभी जो टोटल चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 9, 10, 14, 15, 16 आप देखेंगे, उन्हीं में से सब आना है। तो सबसे पहले तो 3 अप्रकाशित विषयों में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में आपको एक लेख लिखना है। इस प्रकार आपको 3 या 4 टॉपिक दे दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक टॉपिक पर आप 120 वर्डों का लेख लिखेंगे, 120 शब्दों का लेख लिखेंगे, तब जाकर आपको कहीं 6 नंबरों में से 6 या उससे कम अंक प्राप्त होंगे, जैसा आप लिखोगे। उसके पश्चात दूसरा क्वेश्चन आता है औपचारिक पत्र लेखन, जो 5 नंबर का होगा। एक पत्र मिलेगा आपको लिखने के लिए। जो आपके पैटर्न है, पूरा अभिव्यक्ति माध्यम का जो सिलेबस है, उसमें से जो पत्रकारिता है, विभिन्न आयाम है, सृजनात्मक लेख है, इन सब का अध्ययन करने के पश्चात जो आपका औपचारिक पत्र आते हैं, कार्यालय लेखन और प्रक्रिया से ये बन कर आएगा। उसके बाद डायरी लेखन, कथा, पटकथा, जो आपके यहाँ पर ये चैप्टर दिए हैं, डायरी लिखने की कला और पटकथा यहाँ पर है। उसके बाद सुवृत्त और कोश यहाँ पर है। ये वो टोटल चैप्टर है, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर टोटल चैप्टर उन्होंने बताए हैं आपको। इन सब से आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। सुवृत्त और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र या शब्द को संदर्भ ग्रंथों की उपयोगी विधि परिचय, 2 में से 1 प्रश्न आपको करना होगा 3 नंबर का, और यहाँ पर 2 प्रश्न आपको करने होंगे 4 नंबर के, एक लेटर होगा 5 नंबर का। टोटल 17 नंबर का आपका अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक से आना है। तो फिक्स्ड है आपके वो चैप्टर जिनसे आपको तैयारी करनी है। इसके पश्चात पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से और वितान से जो आना है, टोटल 23 नंबर का। 17 आपके यहाँ पे है, टोटल 40 नंबर का आपका वर्णात्मक प्रश्न आ रहे हैं। तो सबसे पहले काव्य खंड पर आधारित 3 में से आपको 2 प्रश्न करने हैं, जो 60 शब्दों का होगा। 6 नंबर आपको इससे प्राप्त होंगे। जो आपका काव्य खंड दिया गया है, ये जो चैप्टर है, इससे पहले पद्यांश आया था, 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए थे। अभी यहाँ पर 6 और 4 नंबर ये वाले, जिसमें आपको 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे 40 शब्दों के। आप देख रहे हैं कि जो प्रश्न आपका, उसमें आपको 60 शब्द लिखने हैं, जो आपके 2 अंक का होगा उसमें आपको 40 शब्द लिखने हैं। टोटल 10 नंबरों का आपका काव्य खंड से, और इसी प्रकार 3 में से 2 प्रश्न आपको 60 शब्दों के गद्य खंड से, और 2 प्रश्न आपको 3 में से 40 शब्दों के लिखने हैं गद्य खंड से। तो 10 नंबर आपको काव्य से और 10 आपको गद्य से वो प्रश्न आएंगे जिनके आपको वर्णात्मक आंसर लिखने होंगे। उसके बाद आता है वितान पाठों के आधार पर 2 में से 1 प्रश्न का आंसर देना होगा, जो 60 शब्दों का होगा 3 नंबर में। ये वो परिवर्तन हुआ है जो गत वर्ष में नहीं था। पिछले वर्ष वितान से सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते थे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते थे, परंतु इस वर्ष 2023-24 में ये परिवर्तन किया गया है आपके एग्जाम पैटर्न में कि आपको वितान से भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। आपको 1 प्रश्न का उत्तर देना होगा, 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से कोई भी एक जो आपको अच्छा से तैयार हो उसको आप लिख सकते हैं 60 शब्दों में। 3 अंक आपको इसके मिल जाएंगे। तो टोटल आप देख पा रहे हैं कि विधान के इन 4 चैप्टरों में से ही ये 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से 1 आंसर आपको करना है। तो 17 नंबर आपके अभिव्यक्ति माध्यम से, 20 नंबर आपके आरोह से और 3 नंबर आपके विधान से। टोटल आपके 40 नंबर आपके सब्जेक्टिव और 40 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव। टोटल 80 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसका समय आपको 3 घंटे में आपको देना होगा। उसके बाद जो आपके 20 नंबर बचे, उसमें आपको श्रवण और वाचन के 10 नंबर और परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा 10 नंबर। अब ये विषयाध्यापक पे डिपेंड करता है कि वो परियोजना कार्य से आपके श्रवण वाचन का आंकलन करें
उसके आधार पे ये नंबर दें, या फिर आपके कक्षा कक्ष में जो विषय वस्तु पढ़ाई जाती है, जो अध्याय पढ़ाए जाते हैं, उस समय भी आपका आंकलन किया जा सकता है, जिसके आधार पर इन 10 नंबर को दिया जा सकता है। तो टोटल 80 + 20 आपका करने के बाद टोटल 100 मार्क्स में से आपको हिंदी में नंबर मिलेंगे। आप पूरे पैटर्न को समझने के बाद आप अपनी अच्छे से विस्तृत तैयारी कीजिएगा, जिससे आपको 100 में से अधिक नंबर मिल सके। अब लास्ट में आपको मैं ये चीज बताऊंगा कि किस जो गत वर्ष में परिवर्तन हुआ है इस वर्ष, वो क्या है। आप देख रहे हैं कि काव्य खंड में कबीर का एक पद हटाया गया है, जो पद संख्या 2, मीरा का भी एक पद हटाया गया है, पद संख्या 2, रामनरेश त्रिपाठी जी का पथिक का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, और सुमित्रानंद पंत जी का वे आंके पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। गद्य खंड में भी इस प्रकार कृष्णनाथ जी का स्मृति में बारिश पूरा चैप्टर हटाया गया है, और सैयद हैदर रजा आत्मा का ताप का भी पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। देखिएगा, आपने सबसे पहले गद्य खंड में जो बात की है मैंने, कृष्णनाथ का जो चैप्टर है स्मृति में बारिश, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो 6 नंबर का चैप्टर है कृष्णनाथ स्मृति में बारिश, वो आपका यहाँ पर नहीं है। शेखर जोशी के बाद सीधा मन्नू भंडारी है, तो कृष्णनाथ हट गया है। और उसके बाद दूसरा चैप्टर सैयर, जो आपका लास्ट चैप्टर था, वो हट चुका है, आत्मा का ताप। ये 22-23 की बुक में था, और ये आपकी 23-24 की जो बुक आ रही है वो है। यदि आप पिछली वर्ष की बुक से अध्ययन कर रहे हैं तो ध्यान रखिए इन अध्यायों को अध्ययन न करें। काव्य खंड में भी इसी प्रकार आपका परिवर्तन हुआ है कि जो आपका पद 2 है कबीर जी का, वो हटा दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं संतो देखत जग बोराना, परंतु यहाँ पर नहीं है, सिर्फ एक ही पद है, हम तो एक एक करी जाना, और ये यहाँ पर भी है, तो एक ही पद रखा गया है। मीरा जी का भी दूसरा जो पद था, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, वो सब हटा दिया गया है, सिर्फ एक पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो इन पदों का आप अध्ययन नहीं करेंगे। रामनरेश त्रिपाठी जी का पूरा चैप्टर हटा दिया गया, और सुमित्रानंद पंत जी का भी, ये दोनों चैप्टर हटा दिए गए हैं। वो आपको वर्तमान जो बुक आ रही है 2023-24 की, उसमें ये चैप्टर नहीं मिलेंगी। यदि आप पिछले वर्ष की बुक आपके पास है या अध्ययन कर रहे हैं उनको से, तो आप इन चैप्टर्स में अध्ययन ना करें, आपका समय ही व्यर्थ होगा। आप अपनी जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए, साहित्य को पढ़ने के लिए अध्ययन कर सकते हैं, परंतु एग्जाम में इनसे प्रश्न नहीं आएंगे। तो मैं समझ सकता हूं आपने बहुत अच्छे से इस पूरी वीडियो को देखकर एग्जाम पैटर्न को समझ लिया होगा। यदि उसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है आपके एग्जाम पैटर्न से संबंधित, आपकी विषय वस्तु से संबंधित, तो आप अपने हिंदी विषय के अध्यापक से अवश्य बात करें, किसी कंफ्यूजन में ना रहे। एक एक नंबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम 100 नंबर के एग्जाम में कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम हमें मिले, और वो मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए आपको भी मैक्सिमम अध्ययन में अपनी रुचि, अपने इंटरेस्ट को देना होगा, विस्तृत अध्ययन करना होगा, तभी आपको मैक्सिमम नंबर प्राप्त हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर्स आपको प्राप्त हो, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और मैं अपेक्षा करूंगा आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और यदि अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर अवश्य करें, जिससे वो भी सही जानकारी प्राप्त कर अपने अध्ययन को विस्तृत रूप से रख सकें, अच्छे स्कोर को प्राप्त कर सकें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।